नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जिंदगी कभी भी किसी की एक जैसी नहीं होती है। किसी को सब चीज़ तुरंत मिल जाता है, बिन मांगे मिल जाता है, बिना कहे उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और कुछ लोग उम्र भर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं। तो इसमें कुछ उनका भाग्य भी होता है और उसी के हिसाब से उनका भविष्य भी निर्धारित होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। अगर कोई बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसकी सारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है तो संभवतः है कि उसकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। बहुत कम संभावना, उसमें भी उसकी कटौती हो सकती है। तो दोनों की सोच में, दोनों के विचार में, दोनों के तरीके में बहुत अंतर होता है। तो जिसको सब कुछ आसानी से मिल जाता है उसको संघर्ष का पता नहीं चलता है। लेकिन जिसको एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है, असली संघर्ष उसी को कहते हैं। अगर वो जीवन में अपने कुछ अच्छा कर लेता है, उसी को कहते हैं कि उसने कुछ पा लिया, कुछ अचीव कर लिया। जो कुछ जिसको मिलना था उसको तो मिल ही जाता है, उसको तो मिलेगा ही। उसकी कोई बहुत वो नहीं है कि हाँ उसने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर लिया, उसका होना था। लेकिन तारीफ उसकी होनी चाहिए जो कीचड़ में भी होकर कमल बन के खिल गया। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हमें सोचना होता है कि हम कर क्या रहे हैं या हमको करना क्या है। हमको यही रहना है कि इससे आगे निकलना है। मैं अपने जीवन से बता रही हूँ कि मैंने शादी किया, शादी के बाद मैं घर में आ गई तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे ये लगता था कि ये काम ऐसे करो नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे, ये काम ऐसे करो नहीं तो वो। मैं सब खुश करने के चक्कर में मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। ना मुझे कपड़े पहनने का, बस सुबह नहाए धोए किचन में गए तो सबको खुश करने के लिए दिन भर किचन में खड़े हैं और जो लोग कह रहे बना रहे हैं, खिला रहे हैं, शाम को चूर होके सो जा रहे हैं। ये रोज की दिनचर्या थी और इसमें सबसे अच्छी बात थी कि खुश कोई था भी नहीं। इतना करने के बाद भी खुश कोई होता नहीं था, कुछ ना कुछ कमियां उसमें लगी रहती थी। एक दिन मेरे भाई का फोन आया तो शायद उसके कोई फ्रेंड थी जो सेलेक्ट हो गई थी। उसने मुझसे कहा, हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है कि तू इतना पढ़ लिख के क्या करता। तो मुझे लगा, हमने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहा कुछ तो आपको करना चाहिए, तुम्हें कुछ करे के चाहिए, काहे घरे बैठल रहो, कुछ तो अपने बारे में सोचा। तो मुझे लगा कि सही बात है, मैं अपने बारे में तो नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि सही बात है, मैं सबके साथ तो अच्छा कर रही हूँ पर अपने साथ में क्या कर रही हूँ। यहाँ तो खुश करने की कोशिश में भी कोई खुश नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के लोग शिकायत ही करते रहते हैं। फिर ठीक है ना, मैं उनको भी नहीं खुश कर पा रही हूँ, खुद भी खुश नहीं हूँ। स्थिति मेरी, मतलब अब मैं क्या बताऊँ, मैं दिन तारीख तक भूल जाती थी। घर गृहस्थी में इस तरह मैं उलझी थी कि कौन से दिन और कौन सा तारीख है ये मुझे नहीं याद रहता था। फिर समय थोड़ा सा होता है ना कि 1 दिन 2 दिन आदमी उलझा रहा, सोचता रहा। फिर मैंने सोचा, फिर समय काफ़ी निकल गया था। मेरी बिटिया भी थी, वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। सोचा चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता है ना कि सबके जीवन में सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, ये मेरे साथ भी था। स्टार्ट किया, फिर काफ़ी कठिनाइयाँ आई। बीच में मैंने एक वीडियो बताया है कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है, अभी भी है। मैं उसे सर्वाइव कर रही हूँ, जूझ रही हूँ, मैं उसको लेके ही चलती हूँ। इसीलिए मैंने ईएमआरएस के लिए फॉर्म भरी हूँ। एग्ज़ाम मैं दूँगी लेकिन मुझे वहाँ जाना नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेडिकल प्रॉब्लम है और मुझे इन द केस कभी भी कुछ अगर क्रिटिकल हो जाता है तो मुझे दवाओं की, मतलब अच्छी दवाओं की आवश्यकता होती है जो रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में शायद ही मिले। इसलिए मैं प्रेफ़र करूँगी कि मुझे सिटी एरिया की कोई जॉब मिलेगी तो करूँगी, वरना मैं देखा जाएगा, ईश्वर जहाँ रखेंगे वहाँ मैं रहूँगी। तो कठिनाइयाँ, मैं अपनी बात पे वापस आई। लेकिन होता है ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने सब कुछ को किनारे किया, अब बस एक ध्यान लगाया। अब जो समय मिला हुआ है मुझे इसमें कुछ करना है। और एक बात बताइए कि जब आप जंगल में जा रहे हैं और आपके पीछे अगर शेर पड़ जाता है तो आप क्या करेंगे?
संभव है कि आप पूरा जी-जान लगा देंगे भागने के लिए, जितनी ताकत होगी उतनी ताकत से आप भागेंगे क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है। वही मेरे साथ था क्योंकि मुझे जेआरएफ लेना था, तो मैं जेआरएफ में भी महिला उसमें मैं ओवर एज के करीब जा रही थी। मेरे पास ज़्यादा चांस नहीं बचे थे, मेहनत मुझे बहुत सारा करना था। तो वो शेर और इंसान वाली हालत मेरे साथ थी कि मैंने अपना पूरा 100% झोंक दिया क्योंकि मुझे उसे पाना था। और यकीन मानिए अटेम्प्ट 2 बचे थे अभी और मैंने पा लिया। मैंने 34 साल की उम्र में जेआरएफ पाया। ये मैं ऑन कैमरा स्वीकार करती हूँ, मेरे पास 2 चांस और बचे हुए थे। अगर वो मैं गँवा देती तो मुझे नेट ही रह जाती, मुझे जेआरएफ नहीं मिलता। और उस प्रयास में मैंने अपना जी-जान सब झोंक दिया। और ईश्वर ने मेरी सुनी भी, मेरा हुआ भी। और उस दिन से मेरी ज़िंदगी का एक दूसरा फ़ेज़ शुरू हुआ। मैंने फिर से रीस्टार्ट किया, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप मिली और चीज़ें हुई, मैंने बहुत ज़िंदगी में सीखा। जब मैं पहली बार कॉलेज गई तो मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी हालत उस पिंजड़े के पंछी जैसी थी कि जिसको कई साल अगर पिंजड़े में रख दिया जाए तो उड़ना भूल जाता है। तो वो हालत मेरी हो गई थी कि मैं बोलते समय डरती थी। किसी से बात करते समय मेरे मुँह में शब्द नहीं होते थे क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन फिर वहाँ जाने से, फिर लोगों से मिलने-जुलने से फिर मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया और उसी कॉन्फिडेंस की बदौलत मैं आपके सामने बैठ के बात कर पा रही हूँ। नहीं तो आज से कुछ समय पहले तक मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं बोल नहीं पाती थी, मैं सेंटेंस भूल जाती थी। तो कभी-कभी होता है ना कि अच्छे बनिए, पर उतने ही अच्छे बनिए जितना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में आप अपने साथ बुरा कर लेते हैं और वो आपकी सेहत के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत घातक होता है। क्योंकि आप हैं, तो सब हैं। जब आप अपने साथ अन्याय करते हैं, तो अपने प्रति एक क्रूरता होती है, जिसका भरपाई आप कहाँ करेंगे? आपका जब समय एक बीत जाएगा, लौट के देखेंगे, तो जिसके लिए कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, उनको ये आपके किए का कोई मतलब नहीं, वो कभी तारीफ़ भी नहीं करेंगे कि इसने मेरे लिए किया है या मेरे साथ खड़ी रही या मेरे लिए रात को जागी, उनका काम हो चुका है, वो जा चुके हैं। और उस साल 10 साल बाद आप खाली हाथ रहते हैं। तो ज़िंदगी में उतने ही अच्छे बनिए जितने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो अपने लिए बुरे हो जाएँगे। और जो भी आप सोचे हैं करने के लिए, उसको पूरे मन से करिए, पूरे दिल से करिए। आप अगर ये ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को केस स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है कि मैं केस स्टडी को कहाँ से पढूँ? तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया है। तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएँगे। कई यूनिवर्सिटी के उनके जो बीएड पाठ्यक्रम में है, उसमें भी केस स्टडी दी हुई है। तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं इस पे लिंक नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अभी उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो मैं करा लूँगी, 1-2 दिन में घर में है लोग कर देंगे। तो वहाँ रहता तो मैं आपको दे देती। तो मैं मतलब ऑन कैमरा बता रही हूँ वीडियो में, आप ऑनलाइन जाइए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी है और वहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी है और कई यूनिवर्सिटी जिनके बीएड पाठ्यक्रम में आपको केस स्टडी मिल जाएगा। वहाँ से आप वो पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड कर लीजिए और बहुत सारे मैटर है उस पर, तमाम यूनिवर्सिटी के, वहाँ से आप केस स्टडी के बारे में पढ़कर और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एनईपी 2020 का आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आप आराम से पढ़ के 10 प्रश्न तो आपका हो जाएगा। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है, बहुत कठिन नहीं है। उसको आप देख लीजिए और बाकी चीज़ें तो आप रीजनिंग और कंप्यूटर तो आप जानते ही हैं, उसको पढ़ लेंगे तो वहाँ सुविधा हो जाएगी। अगर और कुछ पूछना होगा तो बताइएगा, मैं बता दूँगी। तो आप ऑनलाइन जाइए, सर्च करिए, आपको ढेर सारे मैटर वहाँ मिल जाएँगे। जब आप केस स्टडी डालेंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सुविधा हो तो निकलवा के पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।